रौनक राव दिस साइड। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, दैट इज नोमैडिक एम्पायर, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे विद इन 20 to 25 मिनट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर नोमैडिक एम्पायर। Don't worry about the notes, as I told you earlier that you will find notes on our Telegram channel, that is Wings Academy Learn and Fly High, and I'll provide you the link in the description box. Okay, so start करते हैं chapter that is Nomadic Empire. Nomadic Empire, as we all know, is mainly about the Mongolian Empire, that is Empire of Mongol, right? अगर हम terms को देखें then nomadic and empire आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, मीन्स दोनों ऑपोजिट है। बिकॉज नोमैडिक मीन्स पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इट मीन्स दे डोंट प्रैक्टिस परमानेंट सेटलमेंट, वो परमानेंट सेटलमेंट को प्रैक्टिस नहीं करते। आज यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, कल यहाँ पे दूसरी जगह जाके वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। ओके, सो इफ दे डोंट सेटल एट अ स्पेसिफिक प्लेस तो एग्रीकल्चर जैसी कोई एक्टिविटीज वो नहीं करते, राइट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड एम्पायर मीन्स लार्ज सेटल्ड एरिया, बहुत लार्ज एरिया पे पीपल आर सेटल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वहीं पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज एम्पायर। और उनकी एक अपनी कैपिटल सिटी भी होती है, लाइक मुगल एम्पायर, ओके, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, एक लार्ज एरिया जहाँ पे किंग जिस टेरिटरी को रूल कर रहा है वो सेटल्ड है। वेयर एज नोमैड्स आर दोज पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो जो मंगोलियन एम्पायर है, जो मंगोल एम्पायर है, उसकी यही यूनिक बात है दैट इट वॉज अ नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर मीन्स दीज पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, एक जगह सेटल नहीं होते थे। एंड स्टिल दे एक्सपेंडेड अ लॉट, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर गए। अगर मैं आपको मंगोलिया की जियोग्राफिक लोकेशन बताऊं या मंगोल्स की जियोग्राफिक लोकेशन बताऊं, इट स्टार्टेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, इसमें एक छोटी सी कंट्री है दैट इज मंगोलिया, जिसके ऊपर रशिया है और साउथ में चाइना है, राइट, दैट इज मंगोलिया। उसको सराउंड किया हुआ है मोस्टली चाइना और रशिया ने। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय जंगीज खान। मंगोल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? जंगीज खान। एंड चाइल्डहुड नेम ऑफ जंगीज खान वॉज तेमुजिन। जंगीज खान का चाइल्डहुड नेम क्या था? तेमुजिन। एंड इट इज अ स्टोरी समवेयर बिटवीन 11th and 12th सेंचुरी। 11th से 12th सेंचुरी के बीच की पूरी टाइमलाइन है, राइट। सो मंगोल एम्पायर फाउंडेड बाय जंगीज खान एंड चाइल्डहुड नेम ऑफ जंगीज खान वॉज तेमुजिन। स्टोरी, अगर हम चैप्टर को देखें तब आपने चैप्टर रीड किया होगा। सो मोस्टली देयर आर स्टोरीज, पूरे चैप्टर में मैक्सिमम क्या है? स्टोरीज है। बट हमारा फोकस स्टोरीज के ऊपर नहीं रहेगा। वी विल मेनली डिस्कस 4 एस्पेक्ट्स। हम मंगोलियन एम्पायर में सोसाइटी के 4 एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। वन इज पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री। वी विल डिस्कस दीज 4 एस्पेक्ट्स कि मंगोल एम्पायर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, लोग क्या काम करते थे, हाउ people used to earn, social about the society, and then about the military, right? Because maximum chances इन्हीं टॉपिक्स से आने के होते हैं। एंड हम पूरा चैप्टर नहीं, only the most crucial topics which are important from the point of view of your exam, we will discuss those topics, right? Now moving ahead, that is sources. As I told you, these nomads or the people of Mongol used to travel from one place to another because they were nomadic in nature. एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। सो दे नेवर रोट अबाउट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। सो हमें पता कैसे चलता है अबाउट द मंगोलियन एम्पायर? सो फर्स्ट इज क्रोनिकल्स। Chronicles are the historical factual documents which are written in a specific order. Means वो factual documents जो एक specific order में बताता है कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ, that is with a specific timeline. So these were written by the people who were living near the Mongolian Empire, या फिर जिन पे मंगोल्स ने अटैक करके जिस एरिया को कैप्चर करा ना, they wrote these chronicles. Then travelogues. People who used to travel from one place to another, they used to write about their travel journey.
जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जैसे आज के टाइम पे जो व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, राइट, सो वो क्या करते हैं, अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं, बट उस टाइम पे मोबाइल फोन्स तो थे नहीं, सो दे यूज टू राइट अबाउट देयर जर्नी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की। सो जो ऑल दोज हु ट्रेवल्ड, जिन्होंने भी ट्रैवल किया मंगोल एम्पायर के टाइम में और मंगोलियंस के साथ इंटरेक्ट किया, दे राइट इन द ट्रेवलॉग्स। एंड देन लिटरेचर, बट विच वर सिटी बेस्ड, जो डेवलप्ड सिटीज थी, ठीक है, देयर पीपल रोट द लिटरेचर्स जिसमें मंगोल एम्पायर का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। आई होप ये तीनों सोर्सेज आपको अच्छे से क्लियर होंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नोमैडिक एम्पायर ये भी क्लियर हो गया होगा, एंड हु इज द फाउंडर ऑफ nomadic empire, that is Mongolian empire. Now moving ahead. Okay, if we start with the Mongol empire, then Mongol empire started from the Central Asia. Mongol empire started from the Central Asia. अगर हम अपना एशियन कॉन्टिनेंट देखें, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, कुछ ऐसी हमारे इंडिया की एक्सटेंट है, सो यहाँ पे आपको कुछ लोकेशन मिलेगी किसकी, मंगोलिया, जो प्रेजेंट डे मंगोलिया कंट्री है जहाँ से मंगोलियन एम्पायर स्टार्ट हुआ था, इट इज इन सेंट्रल एशिया, एंड इट्स दिस एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम एशिया टू यूरोप। स्टार्ट सिर्फ एक छोटी सी कंट्री से हुआ था, बट जंगेज खान वो सच्चा पावरफुल लीडर, सच्चा गुड लीडर कि उसने अपने पूरे एम्पायर को कहाँ तक एक्सपेंड कर दिया, मोस्टली पूरे यूरोप तक। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इन द यूरोप। अगर हम देखें सो इतने छोटे से एरिया से स्टार्ट करने के बाद भी ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम एंटायर एशिया टू यूरोप। जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है कुछ यूरोपियन एरिया, दिस एंटायर एरिया वाज कैप्चर्ड बाय जंगेज खान। सो स्टार्टेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड एक्सपेंशन फ्रॉम एशिया टू यूरोप। बाद में सी उस टाइम पे एक्सपेंशन कैसे होता था, जो मंगोलियन किंग जंगेज खान थे बाकी टेरिटरीज के ऊपर अटैक करते थे, वहां के किंग्स के साथ फाइट करते थे, एंड देन ही यूज्ड टू कैप्चर दैट एरिया अगर जीत जाते थे तो, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द मंगोलियन एम्पायर। नाउ if we discuss about the Mongols, then Mongols were the nomadic people. As I told you earlier, ये nomadic people थे, means they used to move from one place to another. जैसे हमारे बंजाराज होते हैं ना, हमारी सोसाइटी में जो बंजाराज होते हैं, सिमिलरली बंजाराज के जैसे ही कौन थे, nomadic people. Origination from where they started, I told you that is Mongolia. स्टेपीज ग्रासलैंड, देखो एक होता है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया होता है, एक होती है स्मॉल ग्रासेस। फॉरेस्ट कवर और बिल्कुल स्मॉल ग्रासेस के बीच में जो लॉन्ग ग्रासेस वाला एरिया आता है, दैट इज नोन एज ग्रासलैंड। और हम सेंट्रल एरिया में, सॉरी इन सेंट्रल एशिया वी टर्म दिस ग्रासलैंड एरिया एज स्टेपीज। सो जो मंगोलिया था हमारा, वहाँ पे मोस्टली क्या थी, ग्रासलैंड एरिया। दैट इज ओरिजिनेशन ऑफ मंगोल्स इज फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के स्टेपीज से उनका ओरिजिनेशन पता चलता है। देन मंगोल्स वर डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मीन्स सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप। जो पूरी मंगोल कम्युनिटी थी उसमें काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे रिलीजन के लोग रहा करते थे, ऑफ डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप्स, एंड मेनली दे वर ट्राइबल पीपल। यू शुड रिमेंबर दिस, जो जेनेसिस हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था मंगोल एम्पायर में, तो इस ग्रासलैंड एरिया में ट्राइबल्स रहते थे। जो ना ट्राइबल होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जो फॉरेस्ट बेस्ड होती है, जो ग्रासलैंड बेस्ड होती है, दैट इज, एंड दे यूज टू डू हंटिंग गैदरिंग एंड पेस्टोरलिज्म। ये क्या होता है हंटिंग गैदरिंग एंड पेस्टोरलिज्म, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द मंगोलियन एम्पायर। नाउ मूविंग अहेड टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप स्टार मार्क कर लो, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, दैट इज जियोग्राफी ऑफ मंगोलिया। ओके, दैट व्हाट इज द जियोग्राफी ऑफ मंगोलिया। किसी एरिया की जियोग्राफी मींस जियोग्राफिकल फीचर्स, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, ओशियन है, सो ऑल दीज थिंग्स टेल अस अबाउट द जियोग्राफी, राइट। अगर हम इंडिया की जियोग्राफी की बात करें, देन इन नॉर्थ वी हैव हिमालयाज, वी हैव इन साउथ वी हैव इंडियन ओशन, वी हैव वेस्टर्न घाट्स, वी हैव ईस्टर्न घाट्स, वी हैव थार डेजर्ट। सिमिलरली वी विल डिस्कस द जियोग्राफी ऑफ मंगोलिया। ओके, इन वेस्ट, वेट लेट अस ड्रॉ अ मैप ऑफ मंगोलिया। एक बार मंगोलिया का मैप ड्रॉ करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाए, राइट। ओके, नाउ सपोज दिस इज अ टेरिटरी मंगोलिया। ये क्या है, कंट्री है मंगोलिया। इन वेस्ट ऑफ मंगोलिया प्लेन्स सराउंडेड बाय अल्ताई माउंटेन्स। वेस्ट में माउंटेन्स की बेल्ट है, क्या है, माउंटेन बेल्ट्स विच इज नोन एज अल्ताई माउंटेन्स। और इन्होंने किसको कवर किया हुआ है,
प्लेन एरिया को, माउंटेन एरिया ने कवर किसको किया हुआ है, प्लेन एरिया. सो इन वेस्ट वी हैव प्लेन्स सराउंडेड बाय अल्ताई माउंटेन्स, राइट. देन इन साउथ वी हैव एरिड गोबी डेजर्ट. अगर हम साउथ की बात करें तो हमारे पास है गोबी डेजर्ट. गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट, याद रखना है दैट गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट. एंड इन साउथ ऑफ मंगोलिया वी हैव एरिड गोबी डेजर्ट. एंड इन साउथ रीजन वी ऑल्सो फाइंड टू रिवर्स. हमें दो रिवर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, दैट इज प्रेजेंस है ओनोन एंड सेलिंगा. दीज टू रिवर्स आर प्रेजेंट इन द साउथ मंगोलियन एम्पायर. देन मैक्सिमम एरिया ग्रासलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. अगर हम नॉर्थ से ईस्ट तक रीजन की बात करें सो दिस मैक्सिमम एरिया इज ग्रासलैंड एरिया. कैसा है, ग्रासलैंड. और सेंट्रल एशिया में हम ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेपीज. सो इस रीजन में हमें पूरे में क्या मिलती है, स्टेपीज मिलती हैं, ग्रासेस मिलती हैं. देन मंगोलिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है. लैंडलॉक्ड कंट्री मीन्स ये किसी भी वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, राइट. हम इतने सारी वाटर बॉडीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं. बट मंगोलिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. उसके चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, सिर्फ लैंड मास है, राइट. देन रग्ड प्लेच्यूज इन सम एरियाज ऑफ मंगोलिया. मंगोलिया के कुछ एरिया में हमें प्लेच्यूज भी मिलते हैं, ठीक है. वी ऑल नो व्हाट इज प्लेच्यूज, ये तो सभी को पता है ना. माउंटेन्स, प्लेच्यूज, प्लेन्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट, हम किन रीजन्स को बोलते हैं, राइट. सो दिस इज द एंटायर जियोग्राफी ऑफ मंगोलिया. वेस्ट में प्लेन्स सराउंडेड बाय अल्ताई माउंटेन्स, साउथ गोबी डेजर्ट दैट इज एरिड गोबी डेजर्ट. देन टू रिवर्स ओनोन एंड सेलेंगा. देन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट we find grassland area. Mongolia is a landlocked country and in some areas we also find rugged plateaus. means हमें कहीं कहीं पे कुछ dry rugged plateaus भी मिलते हैं. I am again telling you it is a very important topic, you should mark it as important, right. Now moving ahead, now our next heading is occupation which is an economic aspect. जो Mongolian empire का economic aspect है, it is about occupation. So मेन ऑक्यूपेशन सी. अब रिकॉल करो, इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दैट मंगोल्स एक जगह पे सेटल डाउन नहीं होते थे. मंगोल्स एक जगह पे सेटल डाउन नहीं होते थे. दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रेगुलरली मूव करते रहते थे. सो बहुत कम ऐसे मंगोलियन पीपल थे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, राइट. सो व्हाट दे यूज टू डू, उनके मेन ऑक्यूपेशन क्या थे, हंटिंग गैदरिंग. दे यूज टू प्रैक्टिस हंटिंग गैदरिंग. फॉरेस्ट में गए, एनिमल्स को हंट किया, प्लांट्स बेस्ड फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स ली, उनको गैदर किया और उनको कंज्यूम कर लिया, दैट इज हंटिंग गैदरिंग. देन पेस्टोरलिज्म. पेस्टोरलिज्म मीन्स दे यूज टू रियर एनिमल्स. एनिमल्स को रियर करते थे और एनिमल्स के जगह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. जैसे हमारे बंजाराज काउज और बफलोज के साथ, गाय और भैंस के साथ घूमते रहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, मेनली काउज के साथ. सो दैट प्रैक्टिस इज नोन एज pastoralism. When you rear animals and move from one place to another dependent on the natural resources. Okay, so that is pastoralism. Then trade. वो ट्रेड किया करते थे. They used to do trade in the animal skin. Mainly वो किस में ट्रेड किया करते थे, एनिमल स्किन में. और किसके साथ ट्रेड किया करते थे, विद चाइना. चाइना से यूटेंसिल्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, ग्रेन्स खरीदने के लिए वो एनिमल स्किन को बेचा करते थे मोस्टली. और डेयरी प्रोडक्ट्स को देखो, एनिमल रियर किए हुए हैं, सो जो डेयरी प्रोडक्ट होंगे, मिल्क वगैरह होता था, कर्ड वगैरह होता था, दे यूज टू सेल इट टू द चाइना और उसके बदले चाइना से ट्रेड किया करते थे. देन सर्टेन सेक्शन ऑफ मंगोलिया, कुछ लोग मंगोलिया में एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे बट वेरी लेस, राइट. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेन ऑक्यूपेशंस और economic aspect of the Mongolian Empire. Now moving ahead, titles for Genghis Khan. Genghis Khan को क्या क्या टाइटल्स मिले हुए थे, ग्रेट खान, ओशियानिक खान एंड यूनिवर्सल लीडर. बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल लीडर था, इतना पूरा बड़ा एम्पायर सेट किया उसने. सो इसके लिए उनको लीडर जो टाइटल्स मिले हुए थे, दैट इज ग्रेट खान, ओशियानिक खान एंड यूनिवर्सल लीडर. नाउ Genghis Khan's maximum life was spent in military combat. जंगेज खान ने अपनी मैक्सिमम लाइफ, अपनी लगभग जिंदगी किस चीज में बिता दी, मिलिट्री कॉम्बैट में.
मिलिट्री कॉम्बैट मीन्स अपनी मिलिट्री के साथ एक जगह से दूसरी जगह अटैक करना, उसको कैप्चर कर लेना, फिर दूसरी जगह अटैक करना, उसको भी कैप्चर कर लेना। इसीलिए तो देखो मंगोल से लेकर कहाँ तक, यूरोप तक की कंट्रीज को उसने कैप्चर कर लिया था। सो इतने बड़ी टेरिटरी को, राइट। सो जंगेज खान्स मैक्सिमम लाइफ वाज स्पेंट इन अ मिलिट्री कॉम्बैट एंड ही एक्सपेंडेड द मंगोलियन एम्पायर। उसने ही सबसे ज्यादा मंगोलियन एम्पायर को एक्सपेंड किया था। हमें बुक में आ सकता है क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जंगेज खान, की जंगेज खान के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वाज तैमुजिन, ही वाज बोर्न इन दिस ईयर, देन ही वाज नोन बाय दीज टाइटल्स। अब जंगेज खान जब छोटे थे, सो आई टोल्ड यू दैट दिस एरिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज। किस में डिवाइड हो रखा था? ट्राइबल कम्युनिटीज में। और हर ट्राइबल ग्रुप का एक हेड होता था जिसको चीफ बोला जाता था। जो पूरा मंगोलिया था उसमें काफी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज रहते थे और हर ट्राइबल कम्युनिटी का एक हेड होता था जिनको बोला जाता था चीफ, राइट, या चीफटेन बोला जाता था। सो एक ट्राइब के जो हेड थे, ही वॉज जंगेज खान्स फादर। जो जंगेज खान के फादर थे, ही वॉज अ हेड ऑफ अ ट्राइब। एक ट्राइब के वो भी हेड थे। बट जब जंगेज खान छोटे थे, व्हेन ही वॉज वेरी यंग, हिज फादर वॉज किल्ड। भाई एक ट्राइब क्या करता था? दूसरे ट्राइब के ऊपर अटैक करता था उसके रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए। सो इन वन ऑफ द अटैक जंगेज खान्स फादर वॉज किल्ड। सो जब जंगेज खान छोटे ही थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। देन इवन जंगेज खान्स वाइफ वॉज ऑल्सो एबडक्टेड। जो जंगेज खान की वाइफ थी उनको भी किडनैप कर लिया गया था काफी टाइम के लिए। और जंगेज खान की मदर ने भी काफी हार्डशिप्स देखी थी, बहुत स्ट्रगल देखा था लाइफ में। सो इस चीज ने जंगेज खान को मोटिवेट किया दैट वन डे आई विल बिकम द मोस्ट पावरफुल रूलर, कि एक दिन बड़ा होकर मैं सबसे पावरफुल रूलर बनूंगा। और उसने वो चीज की। उसने अपने चाइल्डहुड डेज से ही ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए थे। मिलिट्री कॉम्बैट स्किल करना, फाइट करना, ये सारी चीजें करना उन्होंने सीख ली थी जंगेज खान ने। सो सबसे पहले तो जंगेज खान अपनी खुद की मिलिट्री स्टैंड करने के बाद चीफ बनता है अपनी लोकेलिटी का। उसके बाद बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज को कैप्चर करता है। जितने भी मंगोलिया में ट्राइबल कम्युनिटीज थी सबको अपने एम्पायर के अंडर में लेकर आता है। और पूरे मंगोलिया को कंट्रोल करने के बाद जंगेज खान बाहर एरियाज पे अटैक करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे करके पूरे मंगोलिया से लेके कुछ चाइना का पोर्शन, कुछ रशिया का पोर्शन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया का पूरा रीजन कैप्चर करता करता कहाँ तक पहुंच जाता है? पूरा यूरोप तक। अब जंगेज खान ने इतने एरिया को कैप्चर किया, सो इट मीन दैट ही मस्ट बी हैविंग स्ट्रॉन्ग आर्मी। जंगेज खान के पास कैसी आर्मी होगी? स्ट्रॉन्ग आर्मी। सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मंगोलियन आर्मी। जो जंगेज खान की मंगोलियन आर्मी थी उसके क्या फीचर्स थे? फर्स्ट, आर्मी वॉज स्टेज्ड और फॉर्म्ड इन अ डेसिमल यूनिट्स। जो जंगेज खान की आर्मी थी उसे कैसे स्टेज किया जाता था, कैसे लगाया जाता था? इन अ डेसिमल यूनिट्स। डेसिमल यूनिट मीन्स 10 सोल्जर्स, उसके बाद 100 सोल्जर्स, उसके बाद 1000 सोल्जर्स, देन 10,000 सोल्जर्स। सो दीज आर द डेसिमल यूनिट। सो इस स्पेसिफिक हायरार्की में, इस स्ट्रक्चर में सोल्जर्स को प्लान किया जाता था। दैट इज जंगेज खान्स आर्मी वॉज फॉर्म्ड और स्टेज्ड इन डेसिमल यूनिट्स। देन मंगोलियन आर्मी, जंगेज खान्स आर्मी वॉज हाईली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अगर कोई आर्मी में कोई सोल्जर इनडिसिप्लिन करता था, सो ही वॉज ब्रूटली पनिश्ड, उसको बहुत बुरे तरीके से पनिश किया जाता था। सो डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देन मंगोलियन आर्मी वॉज लाइक जो सोल्जर्स थे आर्मी में, मंगोलियन आर्मी में, दे वर वेरी गुड हॉर्स राइडर। वो सभी क्या थे? बहुत अच्छे हॉर्स राइडर थे। देन गुड माउंटेन क्लाइंबर्स, दे वर वेरी गुड माउंटेन क्लाइंबर्स। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे से जानते थे जिसको हम कैवेलरी बोलते हैं, राइट। देन गुड माउंटेन क्लाइंबर्स, बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स थे। देन दे वर गुड आर्चर्स, बहुत अच्छे आर्चरी भी करते थे। दे वर वेरी गुड आर्चर्स एज वेल, राइट। देन हाईली ट्रेन्ड इन ऑल वेदर कंडीशन, उनको फाइट करने की ट्रेनिंग जो मिली हुई थी हर वेदर कंडीशन में मिली हुई थी। वेदर इट्स रेनी, इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, दे कुड फाइट इन ऑल द टेरेंस। ठीक है। सो हॉट में थोड़ा कम था, इसीलिए वो इंडिया तक एक्सपेंड नहीं हो पाए, क्योंकि इंडिया में एक्सट्रीम हीट लगती थी उनको। ठीक है। सो मोस्टली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या बेसिक कंडीशन होती है कोल्ड या फिर नॉर्मल, वहां तक उन्होंने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। सो दे वर हाईली ट्रेन्ड इन ऑल वेदर कंडीशन। देन अमेजिंग कॉम्बैट स्किल्स, उनकी जो फाइटिंग स्किल्स थी, कॉम्बैट स्किल्स थी, बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, बहुत ज्यादा ट्रेंड थे। देन आर्मी वॉज डाइवर्सिफाइड, पीपल ऑफ मैनी एथनिसिटीज।
ऐसा नहीं कि मंगोलियन आर्मी में सिर्फ मंगोल्स होते थे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मंगोल ने यूरोपियन कंट्री के ऊपर अटैक किया, सो अब वो अपनी आर्मी में यूरोपियंस को भी रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है। कजाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो कजाकिस्तान के लोगों को भी रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली हिज आर्मी वॉज हाईली डाइवर्सिफाइड। जंगेज खान आर्मी, मंगोलियन आर्मी वॉज हाईली डाइवर्सिफाइड, क्योंकि उसमें हमें हर एथनिसिटी के लोग देखने को, सोल्जर्स मिलते हैं, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत बार आया है और आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। सो दैट इज फीचर्स ऑफ मंगोलियन आर्मी। या पूछ सकता है दैट विच ऑल वर द क्वालिटीज ऑफ मंगोलियन आर्मी, जो मंगोल ने इतने एरिया को कैप्चर कर लिया, राइट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मंगोलियन आर्मी। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज आफ्टर डेथ ऑफ जंगेज खान, जंगेज खान की डेथ के बाद इंटरनल डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स टू कंट्रोल द थ्रोन। सब चाहते थे जंगेज खान की गद्दी पे बैठना, सीट पे बैठना, उसके थ्रोन को कैप्चर करना। सो इस वजह से सभी ब्रदर्स के बीच में और ग्रैंड सन्स के बीच में, जंगेज खान के सन और ग्रैंड सन्स के बीच में आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके नेम आपने कुछ बुक्स में भी देखे होंगे, जैसे ओदोगई एंड तोलुयुद फैमिली। सो दीज आर द सर्टेन नेम्स, टोकू एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट एज अ स्टोरी एक बार उसको रीड आप कर लेना, ठीक है। दैट इज इंटरनल डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स टू कंट्रोल द थ्रोन लिमिटेड द एक्सपेंशन ऑफ मंगोल एम्पायर। और एक रीजन बनता है कि मंगोल एम्पायर अब ज्यादा जंगेज खान की डेथ के बाद ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ, इवन एक्सपेंड होने की जगह वो कॉन्ट्राडिक्ट होता चला गया, कि आपस में लड़ाई बढ़ती चली गई और एम्पायर वीक होता चला गया, ठीक है। आई टेल यू इन द लास्ट, इस लास्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिक रैपिड कुरियर सिस्टम। जंगेज खान ने अपने सेशन में एक स्पेसिफिक कुरियर सिस्टम लगाया था। जैसे आज के टाइम पे हमारे पार्सल्स आते हैं ना, कुरियर आते हैं, होम डिलीवरी आती है, सिमिलरली जंगेज खान ने भी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर करने के लिए या कोई सामान ट्रांसफर करने के लिए, टू ट्रांसफर एनी कमोडिटी, ही एस्टेब्लिश्ड अ वेरी रैपिड कुरियर सिस्टम, और उस कुरियर सिस्टम को बोला जाता था यम। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, राइट। दैट इज कुरियर सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय जंगेज खान, उसको क्या बोला जाता था, यम। और उस कुरियर सिस्टम को सिर्फ किंग नहीं, कॉमन पीपल भी यूज कर सकते थे, कि उस कुरियर सिस्टम के थ्रू कोई मैसेज शेयर कराना है दूसरी जगह या फिर कोई प्रोडक्ट शेयर कराना है, सो उसको कॉमन पीपल भी शेयर कर सकते थे उसके थ्रू। दैट्स वाई कॉमन पीपल यूज टू पे अ टैक्स, जिसको बोला जाता था क्यूबिकर टैक्स। भाई देखो, एक इस जगह से इस जगह तक अगर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो बीच में रिसोर्स लगेंगे, लोग लगेंगे, ह्यूमंस लगेंगे, एनिमल्स लगेंगे, लाइक हॉर्स राइडिंग वगैरह करके जाएंगे। देन इस पूरे रूट पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है कि कोई बाहर से अटैक ना करे, तो इसमें सारा खर्चा तो होता ही है ना, पैसा तो लगता ही है। सो टू मेंटेन दिस कुरियर सिस्टम विच वाज नोन एज यम, अ स्पेसिफिक टैक्स वाज गिवन बाय द मंगोल्स। मंगोल कम्युनिटी एक स्पेसिफिक टैक्स देती थी जिसको बोलते थे क्यूबिकर टैक्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली भी पूछ सकता है, what was the yum, so you should know it was a courier system established by Genghis Khan। या पूछ सकता है what was yum and what do you know by क्यूबिकर टैक्स, कि क्यूबिकर टैक्स किसको बोलते हैं, राइट। सो इसको भूलना नहीं है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, देन देयर वाज एन अनदर टैक्स जो ट्रेडर्स पे करते थे, जो ट्रेडिंग करते थे ना, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज लगाती है, चार्ज लगाती है, सिमिलरली ट्रेडर्स यूज टू पे अ टैक्स। जो ट्रेडिंग करने आते थे मंगोल टेरिटरी में या टेरिटरी से बाहर जाते थे, दैट टैक्स वाज नोन एज बाज टैक्स। सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग अहेड, देन कोड ऑफ लॉ। जैसे आज हमारी कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सिमिलरली टू रन द एंटायर मंगोल एम्पायर, जंगेज खान ने कुछ रूल्स बनाए थे जिनको बोला जाता था कोड ऑफ लॉ, विच वर मेड बाय जंगेज खान। और इस कोड ऑफ लॉ को नाम दिया गया था यासा। दिस कोड ऑफ लॉ वाज नोन एज यासा। यम और यासा में कंफ्यूज नहीं होंगे, यम कुरियर सिस्टम था, वेयर एज यासा वाज अ कोड ऑफ लॉ। पूरे मंगोल टेरिटरी को रूल करने के लिए, रन करने के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, इट वाज कोड ऑफ लॉ और उनको बोला जाता था यासा। देन कोड ऑफ लॉ में क्या क्या टॉपिक्स मेंशन थे, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, ऑफिशियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरा कैसे होगा, इट वाज मेंशन्ड इन यासा। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट, किन एनिमल्स को आप हंट डाउन कर सकते हो, किन एनिमल को हंट करके उनकी स्किन में ट्रेड कर सकते हो, दिस वाज मेंशन्ड इन द यासा। जैसे हमारी गवर्नमेंट भी टाइगर और इन सब की हंटिंग पे बैन लगाया हुआ है, सिमिलरली कुछ एनिमल्स में वहां पे भी बैन लगाया हुआ था,
that people cannot hunt them down. Then army and postal system, आर्मी और पोस्टल सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा, ऑल दीज थिंग्स, आर्मी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन और पोस्टल सिस्टम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल दीज थिंग्स वर मेंशन्ड इन यासा, दैट इज कोड ऑफ लॉ. आप कह सकते हो कि पूरे मंगोल टेरिटरी को, कंट्री को रन करने के लिए, पूरे एम्पायर को रन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सिमिलरली इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जंगेज खान. इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मंगोलियन आर्मी, लोग सी, ये पॉइंट याद रखना, मंगोल्स ने अपने बारे में बहुत कम लिखा है. जिन टेरिटरीज के ऊपर मंगोल्स ने अटैक किया या उसको कैप्चर किया, उन्होंने जंगेज खान के बारे में और मंगोल आर्मी के बारे में लिखा है. सो क्या बताते हैं कि हाउ वाज द मंगोलियन आर्मी, कैसा नेचर था. दे वर होस्टाइल, क्रूअल, एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग. होस्टाइल थे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले, क्रूअल थे, निर्दयी थे, कोई भावना नहीं थी कि किल करते थे, बहुत ज्यादा मास स्केल पे लोगों को मारते थे. देन एग्रेसिव, एग्रेशन बहुत ज्यादा था. एंड दे वर डोमिनेटिंग, दे यूज्ड टू डोमिनेट. इवन एक इंसिडेंट भी आता है कि जब जो मंगोल के जो हेड थे जंगेज खान, उनके ग्रैंड सन के ऊपर किसी ने अटैक किया था या सन के ऊपर अटैक किया था. सो जिस टेरिटरी में उनके ऊपर अटैक किया गया था, तो जंगेज खान ने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दिया, आर्मी को ऑर्डर दिया, गो देयर एंड किल ईच एंड एवरीवन, कि उस एरिया में जो भी है उन सभी को मार दो. दिस मच वाज द क्रूएलिटी कि इवन एनिमल्स को भी, विमेन को भी, चाइल्ड को भी, वहां पे जो भी था सभी को मंगोलियन आर्मी ने मार दिया था. सो दिस वाज अ पॉइंट जो बताता है कि हाउ दे वर. राइट, नाउ मूविंग अहेड, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, जो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रीजन. इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, दैट इज रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मंगोल एम्पायर. मंगोल एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन क्या था. सो फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन. जंगेज खान की डेथ के बाद एम्पायर इंटरनली डिवाइड होने लग गया, बिकॉज सब चाहते थे जंगेज खान की सीट पे बैठना. सो इन्होंने, ब्रदर्स ने, ग्रैंड सन्स ने आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया. सो इंटरनल डिवीजन अकर्ड. देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूरोपियन एम्पायर. जो यूरोपियन कंट्रीज थी, धीरे धीरे वो भी पावरफुल होते चले गए और उन्होंने मंगोलियन एम्पायर के रूल को रजिस्ट कर दिया, मींस मंगोलियन आर्मी को यूरोपियन साइड में हरा दिया. दिस वाज द सेकंड रीजन. देन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन वर्ल्ड. लोगों में, देश के लोगों में, पूरे वर्ल्ड के लोगों में, सॉरी, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, दैट इज पैट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन. लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया था कि हम इटालियन है, हम फ्रेंच है, हम यूरोपियंस है मेनली, सो अब हम मंगोल का रूल नहीं सहेंगे, वी विल नॉट टैकल द रूल ऑफ जंगेज खान. सो इसीलिए भी लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था. सो एक ये भी रीजन बनता है डिक्लाइन ऑफ मंगोलियन एम्पायर. देन वीकनिंग ऑफ मंगोलियन आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मंगोलियन आर्मी थी, जो एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, वो बहुत ज्यादा वीक होती चली गई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी काफी ज्यादा पुअर हो गई. ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जो मंगोल्स की, वो भी काफी ज्यादा पुअर हो गई. राइट, सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन. देन एमरजेंस ऑफ वीक मंगोलियन लीडर्स. जंगेज खान के बाद जो लीडर्स आए वो जंगेज खान जितने पावरफुल और अच्छे नहीं थे, दे वर क्वाइट वीक. सो दिस वाज आल्सो अ रीजन. देन शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, दैट अब जो मंगोलियन लीडर्स आ रहे थे वो एक्सपेंड नहीं होना चाहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर एक्सपेंड नहीं करना चाहते, तो एक जगह पे सेटल डाउन होकर वहीं पे इजी लाइफ रहना चाहते थे. राइट, तो उनकी मंगोल्स जंगेज खान की तरह उनको एरियाज को अटैक करना और कैप्चर नहीं करना था, बस एक नॉर्मल टेरिटरी में सेटल डाउन होकर रहना था. सो दैट इज शिफ्ट फ्रॉम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी टू परमानेंट सेटलमेंट, कि अब एक्सपेंड नहीं करना, हमें सिर्फ परमानेंटली सेटलमेंट होना है. राइट, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम. नाउ ये जो 11th क्लास की हिस्ट्री है, ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री है. राइट, सो इसमें कभी कभी मैप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सर्टेन देयर आर मैप बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल. देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जो पूरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में है, तो उसमें आपके पास मैप आ सकता है, दैट इज विच वर द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, कि जो मेसोपोटामिया थी उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी थी, नेम एंड मार्क ऑन द वर्ल्ड मैप. तो वर्ल्ड मैप में आपको पता होना चाहिए दैट इज कि मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे क्या है, इराक, तो एक हमें इराक की लोकेशन पता होनी चाहिए जो ईरान के साइड में है यहाँ पे. देन इराक में भी हमें कुछ सिटीज की लोकेशन पता होनी चाहिए, जैसे उरुक, मारी, ठीक है, बेबीलोन, इन सिटीज की हमें लोकेशन पता होनी चाहिए. ये भी आपके हिस्ट्री के
क्वेश्चंस में आ सकता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें मेसोपोटामिया से मैप आ सकता है। देन अनदर आर टॉपिक इज रोमन एम्पायर। हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? रोमन एम्पायर। सो आपसे पूछ सकता है कि रोमन एम्पायर की कोई कंट्रीज मार्क करो, मींस वो कंट्रीज मार्क करो जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं एंड अर्लियर दे वर पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। सो इसमें हमें कौन सी कंट्रीज मार्क करनी है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। सो इन कंट्रीज की हमें वर्ल्ड मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए। दैट इज फ्रॉम द चैप्टर रोमन एम्पायर। अब आते हैं मंगोलिया पे। अगर हम मंगोलिया की बात करें सो आपसे पूछ सकता है मार्क द एरिया वेयर यू फाइंड स्टेपीज। जहां पे आपको स्टेपीज मिलेंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेपीज तो सेंट्रल एशिया में ग्रासलैंड को बोलते हैं, और ग्रासलैंड हमें कहां पे मिलेगा? मंगोलिया में मिलेगा। सो हमें मंगोलिया की लोकेशन पता होनी चाहिए। इनडायरेक्टली ये पूछ सकता है मार्क द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ मंगोलिया, कि मंगोलिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट इज साउथ में चाइना है, ऊपर रशिया है। ये भी आ सकता है, दैट इज चाइना एंड रशिया। सो ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती हैं, जो 4 से 2 मार्क्स का आपका मैप आएगा। सो प्रिपेयर प्रिपेयर इन अ वेरी गुड मैनर कि कौन से मैप की क्या लोकेशन है। देखो, एक तो मेसोपोटामिया इराक की लोकेशन अच्छे से और सिटीज पता होनी चाहिए। देन रोमन एम्पायर की सिटीज जो मेन आज के टाइम पे कंट्रीज है वो पता होनी चाहिए। वहां पे कौन सा सी था, मेडिटेरियन सी था, कैस्पियन सी था, रेड सी था, ये पता होना चाहिए। देन हमें मंगोलिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज का पता होना चाहिए। सो जो हमने टॉपिक्स में चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उन्हीं के बेस्ड पे आपका मैप आएगा, राइट। सो यू कैन इजिली, नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, हमारा चैप्टर होता है खत्म। सी आई एम अगेन टेलिंग यू, मैंने पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको नहीं किया है। आई जस्ट टोल्ड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनको हम स्किप नहीं कर सकते व्हाइल रिवाइजिंग दिस चैप्टर। एल्स यू कैन रीड दिस चैप्टर 1, एक बार क्विक रीडिंग चैप्टर की कर सकते हो। ओके, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी वीडियो एंड हाउ वी कैन मेक आवर वीडियो मोर इंटरेक्टिव। अगर कोई लैग पॉइंट्स लगे, कुछ कमी लगी, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। हम वीडियो को ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं। देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, आपको नोट्स, ये जो हैंड रिटन नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, दैट इज विंग्स एकेडमी लर्न एंड फ्लाई हाई। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।